आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर विद एडजस्टमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज हमारा विद एडजस्टमेंट्स। अब इसमें विद एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या है? देखिए, विद एडजस्टमेंट्स का बेसिकली मतलब है कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे तो कुछ चीजें जो हैं आपको उसके अंदर एडजस्ट करनी है, कुछ करेक्शंस करनी पड़ सकती हैं जिसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशंस, या फिर कुछ ट्रांजेक्शन्स को हमने रिकॉर्ड करना होता है जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई। ठीक है, कुछ ट्रांजेक्शन के इफेक्ट्स हमने लेने होते हैं जो अभी अभी तक नहीं लिए गए। मतलब क्वेश्चन आपको जो ट्रायल बैलेंस देता है वो अनएडजस्टेड देता है, या फिर कुछ उसके अंदर एरर्स होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल रॉ ट्रायल बैलेंस होता है। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर एडजस्टमेंट्स करनी है और वो एडजस्टेड वैल्यूज जो आएंगी उसको आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दिखाना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट्स कितने तरह की होती हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं उनके। ठीक है, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में तो यही कहा जाता है भाई, कोई भी ट्रांजेक्शन है उसके डबल इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर आपको उनके डबल इफेक्ट्स क्लियर हैं कि एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है। तो अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एडजस्टमेंट, एंड दैट एडजस्टमेंट इज एडजस्टमेंट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, याद रहे एडजस्टमेंट जो होती हैं वो आपको मेन क्वेश्चंस में नहीं दी होती, वो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर दी होती हैं कि भाई ये जो चीजें हैं ये करनी रह गई हैं, आप प्लीज इसको एडजस्ट करिए एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर आपको गिवन होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लाइक हम फर्स्ट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अगर ये ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है सारी चीजें, तो इसका मतलब एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। जो चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर अपडेटेड है आपको उसको एडजस्ट करना ही नहीं है। हमें दिक्कत क्या आती है, ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ आइटम्स जो है अपडेट हुई नहीं है, अभी तक हमने उनको रिकॉर्ड ही नहीं करा। ठीक है, जिसमें से पहला एग्जांपल है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो आपको पता है ना, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। अभी आपने इनको पे नहीं करा लेकिन ये खर्चा तो आपका हो चुका है। इसकी जर्नल एंट्री जो होती है वो क्या होती है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। आप एक्सपेंसेस को बढ़ाते हैं और अपनी लाइबिलिटी के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में से रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर आपको ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कभी दिए गए हों, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली एंट्री अभी पास ही नहीं हुई है, नॉट पास्ड येट। ठीक है, तो हमने ये जर्नल एंट्री नहीं करके दिखानी है, हमने सिंपली क्या करना है, इसकी एडजस्टमेंट करनी है डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। क्योंकि हमसे क्वेश्चन जर्नल एंट्री तो मांगेगा नहीं, हमसे तो वो क्या कहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बना दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दो और बैलेंस शीट बना दो। लेकिन हमें पता होगा कि भाई इनके इफेक्ट्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं, एक तो एक्सपेंस बढ़ रहा है और उसके बाद एक लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो हम उसकी एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ करेंगे? सबसे पहली चीज जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस के अंदर हम प्लस कर देंगे। ठीक है, जितना भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ठीक है, अब वो एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, हम बैलेंस शीट में जाएंगे और लायबिलिटी के अंदर भी प्लस कर देंगे जितना भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। लाइक मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, देखिए। फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यहां मैं ट्रायल बैलेंस दे रहा हूं आपको। ट्रायल बैलेंस के अंदर मेरे पास है सैलरी। ठीक है, खर्चे डेबिट साइड पे आते हैं। सैलरी दी हुई है 20,000 और यहां दिया हुआ है टेलीफोन बिल, दैट इज 5,000। ठीक है, और क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर मुझे यहां पर मेंशन्ड है आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसका मतलब ये सैलरी अभी तक मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, 2,000 रुपए, और आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, दैट इज 600 रुपीज। ठीक है, अब मैं करूंगा क्या, मुझे इनके इफेक्ट्स लेने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो दोनों ही आइटम्स कौन सी हैं, सैलरी और टेलीफोन बिल, दोनों ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
डेबिट साइड पर हम क्या लिखते हैं, सैलरी। सैलरी जो ट्रायल बैलेंस में दी है दैट इज 20,000, लेकिन अब जब हम इस 2,000 की सैलरी को रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, है ना भाई। तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2,000, हम इसे ऐड कर देंगे यहाँ 22,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि आपने ये सैलरी अभी पे नहीं करी है, आउटस्टैंडिंग है, तो आप इसको अपनी लाइबिलिटीज के अंदर भी शो करेंगे। और कैसे शो हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, दैट इज 2,000। सिमिलरली टेलीफोन बिल जो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए गए हैं दैट इज 5,000, लेकिन ये जो 5,000 है ये एक जो आउटस्टैंडिंग आपका अमाउंट था उससे, आउटस्टैंडिंग जो बिल था 600 का, वो इसके अंदर अभी ऐड नहीं करा हो, क्योंकि वो तो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है। तो आपका टोटल जो खर्चा हुआ दैट इज 5,600, और आप लाइबिलिटीज के अंदर दिखाओगे जो आपने बिल पे नहीं करा, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस दैट इज 600। इसमें कोई डाउट है तो यू मे आस्क। मतलब सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम करंट ईयर एक्सपेंसेस लेते हैं और एंड करंट ईयर रेवेन्यू लेते हैं। अभी करंट ईयर एक्सपेंस और करंट ईयर रेवेन्यू लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमारा एक फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी है जिसको हम बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जब आप करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो रिवेन्यू और एक्सपेंस दोनों ही करंट ईयर की होनी चाहिए। सेकंड थिंग, एक और प्रिंसिपल है दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, कि इस साल के खर्चे हमें इसी साल में रिकॉर्ड करने हैं। तीसरा प्रिंसिपल जो है दैट इज एक्रूअल प्रिंसिपल, ठीक है। ये एक्रूअल एजम्पशन भी है हमारी। तो आप देखिए तीनों क्या कहते हैं, पहला कहता है करंट ईयर के एक्सपेंस और करंट ईयर के आपके रेवेन्यू लेने हैं। अकाउंटिंग पीरियड कहता है कि आपके खर्चे और रेवेन्यू जिस पीरियड से बिलोंग करते हैं आपको उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना है। अक्रूवल प्रिंसिपल कहता है एक्सपेंसेस को आप पेमेंट बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, बहुत पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं। पेमेंट बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब आप ये देखेंगे खर्चा हुआ कब है, उसके बेनिफिट्स लिए कब हैं। कई बार हम पैसा एडवांस दे देते हैं, कई बार हम पैसा देते ही नहीं है, ठीक है। तो ये डिसाइड नहीं करता कि भाई हमारा खर्चा हुआ है, हमारा खर्चा तब होता है जब हम उसके बेनिफिट्स अवेल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने काम करा लिया अपने वर्कर्स से बट उनको सैलरी पे नहीं करी तो मेरा एक्सपेंस हो चुका है। और मैंने काम नहीं कराया बट सैलरी पे कर ली तो मेरा एक्सपेंस नहीं हुआ, ठीक है। तो बेनिफिट से हम लिंक करते हैं, अगर बेनिफिट्स हमें मिल चुके हैं, सर्विसेज हमें मिल चुकी हैं, तो हमारा मतलब एक्सपेंस हो चुका है। एंड रेवेन्यू को भी हम ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। मतलब जब हम उसे अर्न कर ले हम उसे तब रिकॉर्ड करते हैं, ना कि ये देखते हैं कि भाई पैसा कब आ रहा है, ठीक है, या पैसा नहीं आया। ये चीजें नहीं देखते, हम देखते हैं पैसा हमने कमाया कब है, हमारा पॉइंट ऑफ अर्निंग क्या है, टाइम ऑफ अर्निंग क्या है, तो उसी पीरियड में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जब आप इस करंट ईयर के कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो आप देखिए ट्रायल बैलेंस आपको सैलरी दिखा रहा है 2,000 रुपए, सॉरी 20,000 रुपए, ठीक है। अब इसके अंदर जो सैलरी जो आपने पे करनी है वो तो है ही नहीं, जो अभी रह गई है पे करनी दैट इज 2,000, ठीक है। तो आपका टोटल एक्सपेंस तो 22,000 था ना, लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर तो 20,000 आ रहा है। तो जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो आप उसको 22,000 ही अपना एक्सपेंस दिखाएंगे, और बाकी जो आपने पे नहीं करा उसको आप अपनी लाइबिलिटी में शो करेंगे। अगर पे कर दिया होता तो फिर वो यहाँ नहीं आता, लाइबिलिटी में नहीं आता, ठीक है। और फिर वो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में भी अपडेट हो गया होता। अच्छा, ठीक है। तो इसको फटाफट आप नोट करिए और इसमें कोई डाउट है तो यू मे आस्क। एडजस्टमेंट नंबर 2 अब हम करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट प्रीपेड एक्सपेंसेस। हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड करें, देखिए ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं, दैट इज एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ठीक है। बेनिफिट्स आर येट टू बी रिसीव्ड, इसके बेनिफिट्स अभी हमें मिलने हैं। और प्रीपेड एक्सपेंस हमारी एसेट्स को इंडिकेट करता है, ठीक है। दीज आर एसेट्स।
अब इसको हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं? जब हम किसी को पेमेंट दे देते हैं, कोई खर्चा पे करते हैं, तो उसकी एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। लाइक मैंने किसी को 12,000 देने थे, लेकिन मैंने उसको 15,000 दे दिए। देने कितने थे? 12,000। दे कितने दिए? 15,000। इसका मतलब 3,000 मैंने जो है ज्यादा पे कर दिए। दैट 3,000 इज प्रीपेड, जो मैंने उसको ज्यादा पे कर दिए, एडवांस पे कर दिए। अब मैंने अपने खर्चों में तो दिखा दिया 15,000, ट्रायल बैलेंस के अंदर कितना आ जाएगा? ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाएगा भाई आपके खर्चे जो है 15,000 हो रहे हैं, लेकिन ये जो 3,000 है इसके बेनिफिट्स तो अभी मिले नहीं, इसके बेनिफिट्स तो हमें आगे लेने हैं। तो हमारा एक्चुअल एक्सपेंस तो 12,000 ही है ना, क्योंकि हमने सर्विसेज बेनिफिट्स तो 12,000 के लिए हैं। 3,000 तो एडवांस पे करा, उसके बेनिफिट्स भी नहीं मिले, उसके बेनिफिट्स हमें आगे मिलेंगे। तो अब हमें अपने एक्सपेंसेस में से इस वैल्यू को निकालना होता है और इसको कहाँ दिखाना होता है? एसेट्स के अंदर। तो इन दैट केस हमारी जर्नल एंट्री होती है, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। हम अपनी एसेट को इंक्रीज कर देते हैं। एसेट, यहाँ एसेट का नाम क्या हो गया? दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। और अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर देते हैं, एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देते हैं बाय 3,000। दिस इज अ एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग प्रीपेड एक्सपेंस। ओके। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखें, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपने अपने एक्सपेंसेस में से माइनस करना है। माइनस करेंगे आप प्रीपेड एक्सपेंस, एंड आप अपनी एसेट्स के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस को। ठीक है, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, उससे आप समझेंगे। याद रहे, ये प्रीपेड एक्सपेंस कभी रिकॉर्ड करे ही नहीं गए, तब आपने ऐसा करना है। अगर ये रिकॉर्डेड है तो फिर तो आपको सिर्फ दिखाना है, उनको शो करना है जहां पर भी वो आएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं रेंट की बात करता हूँ। रेंट मैंने 15,000 पे कर दिया, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में मुझे गिवन है कि मंथली रेंट इज मंथली रेंट इज 1,000। मेरा मंथली रेंट 1,000 रुपए है, तो इस हिसाब से तो 15,000 मैंने 12,000 पे करने चाहिए थे, मैंने 3,000 फालतू पे कर दिया। तो अब इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ठीक कैसे करा जाए? देखिए, अब रेंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना। तो इन दैट केस आई गो टू द रेंट। रेंट यहाँ रिकॉर्ड करूंगा 15,000 रुपए, और उसमें से लेस करके दिखाऊंगा कि जी मेरा जो एक्सपेंस है दैट इज प्रीपेड। 3,000 प्रीपेड है, अभी वो खर्चा हुआ नहीं है, वो अगले साल जब भी खर्चा होगा तभी रिकॉर्ड करा जाएगा। 12,000 का मैं खर्चा दिखाऊंगा, और इस एडवांस को एसेट्स के अंदर दिखाऊंगा मैं इन प्रीपेड रेंट। ठीक है, 3,000। इसमें कोई डाउट है तो यू मे आस्क। नाउ एडजस्टमेंट नंबर 3 इज अबाउट एक्रूड इनकम्स। अभी एक्रूड इनकम्स होती क्या है? ऐसी इनकम्स, ऐसा रेवेन्यू जो हम अर्न कर चुके हैं बट अभी हमें रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब वो कैश में कन्वर्ट नहीं हुआ। इनकम अर्न बट येट टू बी रिसीव्ड, अभी पैसा मिलना बाकी है। ठीक है, अभी पैसा मिला नहीं है। अगर ये आपको पैसा देने वाली कोई आइटम है, तो दिस इज एन एसेट फॉर यू, है ना। एक्रूड इनकम इज एन एसेट फॉर यू। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अच्छा, पहले इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। अब देखिए, आपको फॉर एग्जांपल कोई कमीशन रिसीव हुई, तो उसकी एंट्री क्या हो जाती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। भाई आपने किसी के लिए काम करा, उसने आपको 10,000 रुपये कमीशन दे दी। ठीक है, तो ये एंट्री होगी आपकी इनकम के अंदर। आपने कितना दिखा दिया? 10,000 दिखा दिया। लेकिन जो आपने काम करा था उसके हिसाब से आपने कैलकुलेट करा, तो आपकी जो कमीशन अर्नड बनती है, जो आपने कमीशन कमाई, दैट वाज 12,500। 12,500 था। पैसा आपको कितना मिला? 10,000। तो इसका मतलब अभी कुछ पैसा जो है आपको मिलना बाकी है, जो आप कमा तो चुके हो। तो दैट इज कॉल्ड एक्रूड कमीशन। दैट विल बी 2,500, जो आपको अभी मिलनी बाकी है। अब इसे रिकॉर्ड कैसे करें? इनकम में तो 10,000 ही आया है। तो इसको सबसे पहले इनकम में रिकॉर्ड करने के लिए आप कमीशन रिसीव्ड, या कमीशन रिसीव नहीं, कमीशन अर्नड अकाउंट बनाए तो बेटर है। कमीशन अर्नड अकाउंट में 10,000, तो यहाँ कमीशन अर्नड अकाउंट में आप 2,500 और क्रेडिट करें। ठीक है,
₹2500 और क्रेडिट करेंगे और उसको कहाँ दिखाएंगे, कैश तो आया नहीं, पैसा आएगा, तो यू विल शो इट एज योर एक्रूड कमीशन। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो गई, एक्रूड कमीशन टू कमीशन अर्न। ठीक है, अब कमीशन तो एक ही टाइप ऑफ इनकम है, तो हम यहाँ पर जनरल अगर एंट्री करते हैं, जनरल जर्नल एंट्री करेंगे, तो दैट विल बी एक्रूड इनकम टू इनकम अकाउंट, दिस विल बी द जर्नल एंट्री। आप अपनी इनकम को भी इंक्रीज करेंगे और साथ ही साथ आप वो पैसा रिसीवेबल्स में दिखाएंगे, जो पैसा आपको आगे मिलना है। ठीक है, अब हमने इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो ट्रीटमेंट है वो समझना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले आप अपनी इनकम के अंदर प्लस करेंगे एक्रूड इनकम को, और आप अपनी एसेट्स के अंदर भी प्लस करेंगे एक्रूड इनकम को। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यही एग्जांपल लेते हैं जो भी करा था, दैट इज कमीशन रिसीव, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आपको दिया हुआ है, दैट इज कमीशन रिसीव दिया हुआ है, डेबिट एंड क्रेडिट। कमीशन जो रिसीव्ड एज एन इनकम, तो ये आ गया यहाँ पर 10,000। अब क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो आपको बताते हैं कि भाई एक्रूड कमीशन जो है, जो पैसा आप कमा चुके हो लेकिन अभी आपको मिला नहीं है, दैट इज 2,500। अब आप इसको कैसे करेंगे, देखिए, अब कमीशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनडायरेक्ट इनकम है, तो यहाँ पे आप जाएंगे क्रेडिट साइड पे, बाय कमीशन रिसीव या कमीशन अर्न लिखेंगे, 10,000 तो है ही है जो ट्रायल बैलेंस में है, प्लस जो एक्रूड कमीशन है आप उसके अंदर ऐड कर देंगे 2,500, तो आपकी कमाई एग्जैक्ट निकल कर आ जाएगी। इस साल आपने 12,500 कमाए, और बैलेंस शीट के अंदर आप एक्रूड कमीशन एसेट्स के अंदर दिखा सकते हैं, दैट इज 2,500। इसमें कोई डाउट है तो यू मे आस्क।